वे लोग खन्ना मास्टर के मकान पर बैठे थे। मकान अर्थात एक पुरानी इमारत का कमरा, जिसके पीछे एक आंगन, बरामदा और कोठरी थी। बरामदे में खाना पकता था। आंगन की एक नाली में पेशाब किया जाता था। उसी के पास बैठकर नहाया जाता था। मकान में गुसलखाना और शौचालय शिवपालगंज के 95% मकानों की तरह नहीं था। कमरे में एक तख्त, उस पर एक फटा हुआ कालीन पड़ा था। उसके एक कोने पर बिना गिलाफ का एक तकिया, जिसे देखने से पता चलता यहाँ कड़वा तेल इफरात से मिलता है। तख्त से मिली हुई एक अलमारी दीवार में निकाल ली गई थी। उस पर दाढ़ी भिगोने वाला ब्रश रखा था, जिस पर लगा हुआ साबुन सूख कर कड़ा हो गया था। एक सेफ्टी रेज़र भी उसी के पास पड़ा था, जिस पर साबुन और बाल सूख कर चिपक गए थे। अलमारी के उसी खाने में बूट पॉलिश की एक डिबिया, एक अवकाश प्राप्त ब्रश, एक गंदा चीथड़ा और साधना नाम की फिल्म एक्ट्रेस की एक मड़ी हुई तस्वीर मौजूद थी, जिसमें वह बहुत थोड़े कपड़े पहने हुए विलायती अभिनेत्रियों के पास जो है वह मेरे पास भी है जैसी बात का ऐलान सा करती हुई बड़े हिम्मतवर तरीके से खड़ी थी। अलमारी के ऊपरी खाने में साहित्य था, यानी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखित भारतवर्ष का इतिहास। इतिहास पर ग्रेजुएट द्वारा लिखी गई कुछ परीक्षोपयोगी कुंजियाँ, जेबी जासूस नामक पुस्तक माला के कुछ पुष्प, कल्याण नामक धार्मिक पत्रिका के बहुत बहुत मोटे विशेषांक और गुलशन नंदा के उपन्यासों का एक पूरा सेट। खन्ना मास्टर इतिहास पढ़ाते थे और यह साहित्य पढ़ते थे। बैठे हुए लोगों में खन्ना मास्टर, मालवीय जी, उनके गुट के 2 अन्य मास्टर और रंगनाथ, इनके अलावा 2 लड़के जो पूरे इलाके में बातचीत होने के पहले ही मारपीट कर बैठने के लिए प्रसिद्ध थे और इच्छा अनुसार कभी कभी आकर कॉलेज में पढ़ लेते थे। बैठक में 2 विषय विचारार्थ प्रस्तुत थे। पहला विषय मालवीय जी के खिलाफ छपाए गए अश्लील पर्चे और पिछले सप्ताह खन्ना मास्टर के प्रति प्रिंसिपल द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से उत्पन्न परिस्थिति। दूसरा विषय डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा होने वाली जांच की तैयारी। एक तीसरा विषय भी था, प्रिंसिपल की नाक भी काटी जाए या उसे सिर्फ जूते मारकर छोड़ दिया जाए, पर रंगनाथ की मौजूदगी के कारण इसे एजेंडा में शामिल नहीं किया गया था। बातचीत पहले मद पर हो रही थी। आजकल लड़कों की वार्षिक परीक्षा हो रही थी। उसमें खन्ना मास्टर ने एक लड़के को नकल करते हुए पकड़ा। लड़के ने पकड़े जाने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि मुझे प्रिंसिपल साहब का हमदर्द होने के कारण पकड़ा जा रहा है, जबकि खन्ना मास्टर ने अपनी पसंद के कई लड़कों को नकल करने की छूट दे दी है। इस पर मालवीय जी ने मौके पर पहुंचकर खन्ना की ओर से कुछ बोलने की कोशिश की, पर वह लड़का पहले ही बोल पड़ा कि ए मास्टर साहब, तुम क्यों टिल कर रहे हो? जो लड़के तुम्हारे साथ शहर जाकर सिनेमा देख आए हैं, उन्हें तो तुम पूरी किताब नकल करा देते हो, और हम एक लाइन इधर उधर से झाड़ कर लिख रहे हैं तो तुम्हीं को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। इस पर मालवीय जी तो झेप कर चुप हो गए, पर खन्ना ने लड़के को धमकाना शुरू किया। अब लड़के ने बड़ी गंभीरता से कहा कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप दूसरे कमरे में चले जाओ। ऐसा न करोगे तो मैं तुम्हें खिड़की के बाहर फेंक दूंगा, और हाथ पैर टूट जाएं तो मेरी जिम्मेदारी ना होगी। खन्ना मास्टर ने जाकर प्रिंसिपल को रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा, यह खन्ना जहाँ पहुँच जाते हैं वहीं कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। उन्होंने रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। इस पर महायुद्ध का ऐलान हुआ। खन्ना के गुट के 4-5 मास्टर प्रिंसिपल के कमरे में पहुंच गए। वे जिन कमरों से गए थे वहां लड़के स्वच्छंदतापूर्वक नकल करने लगे। इधर प्रिंसिपल के कमरे में गालियां ही हथियार है, जिनका उन मास्टरों ने तू मैं शुरू कर दी। प्रिंसिपल ने उन गालियों को अपनी आवाज़ में डुबाकर खन्ना से कहा कि कॉलेज के बाहर निकल जाओ, और जब तक परीक्षाएं समाप्त न हों कॉलेज के पास मत दिख पड़ो। यहाँ दिखाई दिए तो बात मुंह से नहीं जूतों से होगी। खन्ना मास्टर ने इसका प्रतिवाद किया। इस पर प्रिंसिपल ने अपने शब्दों को जूतों की शक्ल देकर
उनसे खन्ना मास्टर को पीटना शुरू कर दिया। खन्ना ने इसका और भी कड़ा प्रतिवाद किया, पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जहां बम गिराए जा रहे हों, भले ही प्रतिवाद से काम चल जाए, पर जहां जूता चलता हो वहां प्रतिवाद से काम नहीं चलता। अतः खन्ना के गुट के ही एक मास्टर ने पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने कहीं जाना नहीं पड़ा। विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा का चूंकि शांति और सुरक्षा से गहरा संबंध है, इसलिए पुलिस फाटक पर ही मौजूद थी। बुलाते ही आ गई। न खून हो रहा था, न डाका पड़ रहा था, इसलिए पुलिस को जैसे ही याद किया गया, घटना समाप्त होने का इंतज़ार किए बिना ही वह मौके पर आ गई। आकर उसने फैसला दिया कि प्रिंसिपल के हुक्म के मुताबिक खन्ना को इसी वक्त बाहर चले जाना चाहिए। खन्ना मास्टर कॉलेज छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने प्रिंसिपल की अंतिम चेतावनी सुन ली। वे चीख कर अवधि में कह रहे थे, ऐसी फिर देखी परी हों तो मारे जूतन के पटरा कई देबे। जानियो मास्टर साहब, हमहू का जान ले, भले मनइन का हम भले हन, और गुंडन के बीच महागुंडा। लड़के इस घटना से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, चुपचाप इम्तिहान देते रहे और नियम पूर्वक नकल करते रहे। इस घटना को खन्ना मास्टर के साथ दुर्व्यवहार कहा गया था और इसी के बारे में यहाँ बैठक में चर्चा हो रही थी। खन्ना मास्टर रंगनाथ से कह रहे थे, परसाल त्रिपाठी जी के साथ भी यही हुआ था। उनसे कह दिया कि बस कल से कॉलेज मत आना। वे दूसरे दिन गए तो कॉलेज के फाटक पर बद्री पहलवान के 3-4 चेलों ने घेर लिया। बेचारे त्रिपाठी जी इज्जत बचाकर भाग गए। जब तक वे कहीं शिकायत करें तब तक उन पर इतने दिन गैर हाजिर रहने का चार्ज लगाकर उन्हें मुअत्तल कर दिया। बाद में वे निकाल दिए गए। उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया है, वह आज भी चल रहा है। अपनी तरफ से उनका पैसा लगता है, प्रिंसिपल की तरफ से कॉलेज का पैसा लगता है। मुकदमे से प्रिंसिपल को कोई डर नहीं है। रंगनाथ बोला, तब तो आपको कुछ जल्दी ही करना चाहिए। वह कुछ क्या है, यही तो सोचना है। वे सब काफ़ी देर तक सोचते रहे। दोनों लड़के गुलशन नंदा का एक एक उपन्यास पलटते रहे। वे जानते थे कि इस नाटक में उनका पार्ट सोचने का नहीं है। मालवीय ने कहा, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाए कि कॉलेज जाते वक्त मेरा रास्ता घेरा जाता है। खन्ना मास्टर हिकारत से हंसे, जैसे कह रहे हों ऐसे दिमाग के बूते पार्टी बंदी कहाँ तक चलेगी। बोले, क्या सबूत कि मेरा रास्ता ही घेरा जाएगा? क्या पता कि वे कॉलेज में चले जाने दें और वहाँ एकदम बेइज्जती कर बैठे। रिपोर्ट तो बाद में होगी, पहले वहाँ इंसल्ट हो जाएगी। मालवीय ने बहुत ध्यान से यह वक्तव्य सुना, फिर उस पर अपनी व्याख्या दी। तो इसका मतलब यह है कि आप वहाँ जाने से डर रहे हैं? खन्ना मास्टर, जो अभी तक पालथी मारे बैठे थे, अचानक घुटने मोड़कर और सीना आगे तान कर जिस्म के उतार चढ़ाव को दिखाने वाले स्वर्गीय मैरिलिन मनरो के एक विख्यात पोज में बैठ गए। उद्दंडता के साथ बोले, जी हाँ डर रहा हूँ। आपको कोई एतराज़ है? मालवीय ने समझाने के ढंग से कहा, एतराज़ की बात नहीं। जब तक आप वहाँ जाते नहीं और वे आपको काम करने से रोकते नहीं, तब तक शिकायत किस तरह की जा सकती है? नाथ ने कहा, खींच कर अंग्रेजी में बढ़िया सी एप्लीकेशन लिखी। डिप्टी डायरेक्टर जब यहाँ जांच के लिए आए, उनके सामने रख दीजिए। हमारे प्रिंसिपल साहब का मुंह धुआं हो जाएगा। खन्ना मास्टर फीकी हंसी हंसे, बोले, आप भी रंगनाथ बाबू, क्या कहूँ। मुझे इन डिप्टी डायरेक्टर से कोई उम्मीद नहीं है। जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नज़र आता है। इस पर एक मास्टर हंसने लगा। उधर लड़कों ने मादा का जिक्र आते ही गुलशन नंदा के उपन्यासों को पढ़ना बंद कर दिया। वे कवर के ऊपर बनी औरतों की तस्वीर ध्यानपूर्वक देखने और इन लोगों की बातें दिलचस्पी से सुनने लगे। मालवीय जी बोले, खैर ये डिप्टी डायरेक्टर तो नए हैं, इनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। सुनते हैं कि बड़े सख्त हैं, बड़े बड़े नेताओं तक को कुर्सी नहीं देते। बेकार की बात सुनते ही उन्हें कमरे से निकालने की धमकी देते हैं। तुम सुनते रहो मालवीय जी, मैं सब जानता हूँ। खन्ना निराशापूर्वक बोले, उन्हीं नेताओं से वे सख्ती दिखाते हैं जो विरोधी गुट के हैं। ये बड़े घुटे हुए अफसर हैं, आधे नेता हैं आधे अफसर। अपने मतलब के 2-4 नेताओं को पटा लिया है। रात को जाकर उनके सामने दुम हिलाते हैं, दिन को उन्हीं के बूते पर दूसरों से सख्ती दिखाते हैं। मालवीय जी ने कहा, जैसा भी हो, पहले वाले डिप्टी डायरेक्टर से लाख गुना ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने रंगनाथ को बताना शुरू किया। पहले के डिप्टी डायरेक्टर बड़े गऊ थे,
उनकी यही शोहरत थी। हम 2-3 मास्टर उनके पास डिपुटेशन लेकर मिलने गए और उन्हें सब बातें समझाई। बड़े ध्यान से सुनते रहे और जब बोले तो ऐसा लगा कि इस गांव के गयादीन जी बोल रहे हैं। कहने लगे कि तुम्हारा कॉलेज तो बहुत अच्छा है जी। तुम कहते हो कि वहाँ पर सिर्फ गुटबंदी है, लड़कों की पढ़ाई ठीक से नहीं होती, हिसाब किताब गड़बड़ है, इम्तिहान में नकल कराई जाती है, प्रिंसिपल तुम लोगों से दुर्व्यवहार करता है। तो भैया जी यह भी कोई बात हुई? यह सब तो सभी कॉलेजों में होता है। लड़कों की पढ़ाई ठीक से नहीं होती तो कोई क्या करे? लड़के खुद नहीं पढ़ना चाहते तो उन्हें कैसे कौन पढ़ाए? हमारे ज़माने में अच्छे ख़ानदान के लड़के पढ़ने आते थे, ध्यानपूर्वक पढ़ते थे। अब भंगी चमारों के लड़के पढ़ते आते हैं तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तुम खुद बताओ ना भैया जी। सच पूछो तो तुम्हारे कॉलेज का बड़ा नाम है जी। वैद्य जी मैनेजर हैं, बड़े सात्विक आदमी हैं। गोश्त मछली तो दूर रही, प्याज भी नहीं खाते। और देखो जी तुम्हारा कॉलेज घाटे पर नहीं चलता। तुम लोगों को महीना महीना तनख्वाह मिल जाती है। वहाँ कभी गबन नहीं होता जी, कभी हड़ताल नहीं होती जी, कभी वहाँ इमारत में आग नहीं लगाई गई, कभी कोई चोरी नहीं हुई, कभी वहाँ किसी का खून नहीं हुआ। सब अमन से चल रहा है जी। तुम्हारा कॉलेज तो एक आदर्श कॉलेज है जी। रंगनाथ बाबू, डिप्टी डायरेक्टर साहब हमको इस तरह अमन चैन की बातें बताते रहे मानो वे शिक्षा के अधिकारी नहीं, किसी थाने के दारोगा हों। चलते चलते हमसे बोले, यह शिकायत विकायत वाली बात ठीक नहीं है जी। तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो सीधे वैद्य जी से जाकर कहो, वे सब ठीक कर देंगे जी। रंगनाथ बाबू, हमने भी सोचा कि साले तुम बड़े भारी गऊ हो तो जाकर किसी डेयरी में बंध जाओ, भूसा खाओ और दूध दो। यहाँ पर क्या कर रहे हो जी? लोग हंसने लगे। लड़के खास तौर से हंसे और फिर उपन्यास के कवर पर बनी हुई औरत की तस्वीर को देखने में तल्लीन हो गए। मालवीय जी ने अपनी बात खत्म की, पर इन डिप्टी डायरेक्टर से मुझे इत्मीनान है। हमने इस बार शिकायत की तो छूटते ही बोले, आप जाकर चुपचाप अपना काम करें, मैं खुद वहाँ पर आऊँगा और जांच करूँगा। कन्ना मास्टर ने निराशा से सिर हिलाया। मुझे इत्मीनान नहीं, यह चुनाव वाला साल है। मैंने तो सुना है कि कॉलेज को वह पहले से दोगुना पैसा दिलाने जा रहा है। इस साल सबको खुली छूट है। जांच तो परसों ही हो जाएगी, पर नतीजा कुछ ना निकलेगा। क्या किया जाए? लड़के अब तक कुछ नहीं बोले थे। उनमें से एक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। वह शिवपालगंज की प्रसिद्ध पोशाक में था, यानी धारीदार पायजामे पर बिना बनियान के मलमल का कुर्ता पहने था। उसका सिर घुटा था और वह शक्ल से गुंडा जान पड़ता था। जब वह बोला तो प्रकट हुआ कि वह देखने में जैसा लगता है वैसा ही है भी। उसने कहा, मास्टर साहब, जांच वांच से कुछ नहीं होगा, सीधा रास्ता वही है। आप हुक्म दें तो किसी दिन यही अंधेरे उजेले में प्रिंसिपल साहब का भरत मिलाप करा दिया जाए। दूसरे लड़के ने इसका अर्थ समझाया, नाक भर काट ली जाए, जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं। रंगनाथ की हालत ख़राब हो रही थी। वह कुछ दिनों से खन्ना मास्टर की विपत्तियों में दिलचस्पी लेने लगा था। उसे मास्टरों की इस गुट से हमदर्दी हो रही थी और विशेषतया इस बात पर कि बिना किसी लिखित कार्रवाई के सिर्फ मारपीट के ज़ोर से प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज आने से रोक दिया है। उसे बड़ी नाराज़गी थी। इधर जब से वह 2-4 बार इन लोगों के साथ निकला, वैद्य जी और प्रिंसिपल साहब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे थे। उसने भी यह कहकर उन्हें समझाना चाहा था कि मैं खन्ना इत्यादि का दृष्टिकोण समझकर सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वैद्य जी ने इस बात को सिर्फ सुन लिया था, कुछ कहा नहीं था। लड़के जिस आत्मविश्वास से प्रिंसिपल की नाक काटने की बात कर रहे थे और इस कार्रवाई को भरत मिलाप का नाम दे रहे थे, उसने रंगनाथ को उखाड़ दिया। उसे रामायण की कथा याद थी और उसने सोचा कि भरत मिलाप के बाद अगर प्रिंसिपल का राज तिलक होने की नौबत आ गई तो हो सकता है कि 2-4 दिन बाद इन लड़कों और मास्टरों के साथ वह खून के आरोप में हवालात में दिखाई दे। और स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए शिवपालगंज की आबो हवा भले ही अच्छी हो, वहाँ की हवालात की इस मामले में ख्याति अच्छी नहीं थी। वह उठ खड़ा हुआ, पर उसके चलने से पहले ही बाहर किसी के पाँवों की आहट हुई और दरवाज़ा खोलकर लुप्पन बाबू अंदर दाखिल हुए। आज वे वीर वेश में थे। धोती का खूंट कंधे पर बाकायदा पड़ा था। रेशमी रुमाल गर्दन के चारों ओर लपेटा हुआ था। बालों की एक लट मत्थे पर झूल रही थी।
चेहरा तेल और पानी के तेज से दमक रहा था। होठ के कोनों से पान बह रहा था। आते ही उन्होंने कहा, बैठे रहिए आप लोग, मुझे अभी बहुत काम है, रुकूंगा नहीं। उन्होंने शेर की तरह चारों ओर निगाह डाली, पर दूसरों की निगाह में वे शेर से नहीं दिखे। यह एक भोले भाले दुबले पतले हसीन नौजवान का चेहरा था, जिसकी आंखें कुछ नम सी हो रही थीं। ओठ रोज़ के मुकाबले ज़्यादा मुलायम दिख रहे थे। रंगनाथ ने कहा, बैठ जाओ रूपन, मैं भी चल ही रहा हूँ। नहीं दादा, मुझे 1 मिनट भी नहीं रुकना। मैं तो सिर्फ इतना बताने आया था कि मैं आसपास के गाँवों में सब ठीक कर आया हूँ। इस कॉलेज की बाबत पूरे इलाके के लोग डटकर सच्ची बात कहेंगे। सारी जनता हमारे साथ है। वे जोश में थी, कहते गए, पिताजी यही चाहते थे तो यही हो चले। वह भी देख लें कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। खन्ना मास्टर ने इस मुशायरे को रोका, कहा, बैठो तो रूपन बाबू, बताओ क्या क्या कराएं। ज़रा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कीजिए, रूपन ने कहा। कल पूरी बात सामने आ जाएगी। यहीं शिवपालगंज में 500 आदमियों के सामने डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल पर 100 जूते लगाएगा। न लगाए तो आप मुझ पर 100 जूते लगाइएगा। आवाज़ ऊंची करके वे बोले, आप चैन से सोइए, कल की अब कल पर रही। उन्होंने ललकार कर कहा, चलो रंगनाथ दादा, चला जाए। मास्टर साहब को आराम करने दो। बड़े उत्साह से उन्होंने एक हाथ उठाकर लड़कों को आशीर्वाद जैसा दिया। पानीपत के मैदान में फौज की एक टुकड़ी को ललकार कर जैसे दूसरी तरफ से हमला करने के लिए कहा जा रहा हो, वे बोले, झाड़े रहो पट्टे। वे कमरे के बाहर आ गए। रंगनाथ उनके पीछे पीछे था। दोनों चुपचाप थोड़ी देर चलते रहे। सड़क पर आकर रंगनाथ ने रूपन बाबू का कंधा छुआ। रूपन बाबू ने चौंक कर उनकी ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखने लगे। रंगनाथ ने उनके कंधे पर हाथ रखा और मुलायमियत से पूछा, रूपन, तुमने शराब पी है? रूपन बाबू मस्ती से चल रहे थे, पर लड़खड़ा नहीं रहे थे। दूसरी ओर देखते हुए बोले, कहो तो हाँ कर दूं, और कहो तो नहीं। जो सच हो वह कहो। सच्चाई किस चिड़िया का नाम है? किस घोंसले में रहती है? कौन से जंगल में पाई जाती है? रूपन बाबू ठहाका मारकर हंसे, दादा, यह शिवपालगंज है। यहाँ यह बताना मुश्किल है कि क्या सच है क्या झूठ। रंगनाथ ने घर की ओर का रास्ता बदल दिया। रूपन की कोहनी पकड़कर वह दूसरी ओर चला गया। वो बोले, चलिए यह भी ठीक है, आगे किसी पुलिया पर बैठकर हवा खाएं। धीरे धीरे वे सड़क पर वीरानगी की ओर बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद रूपन बाबू खुद ही बोले, कभी न कभी तो शुरू करना ही पड़ता। शिवपालगंज में रहना हो तो इसी तरह रहा जाएगा। कुछ रुककर बिना वजह बिगड़ते हुए उन्होंने कहा, यहाँ गांधी महात्मा बनने से काम न चलेगा। वे सड़क के किनारे एक पुलिया पर बैठ गए। वे रंगनाथ से सटकर बैठे हुए थे, और सिवाय इसके कि उन्होंने अपना एक हाथ रंगनाथ के कंधे पर मोहब्बत के साथ रख दिया था, उनके आचार व्यवहार में कोई नयापन या शराब का असर नहीं था। रंगनाथ ने उनकी बात काटते हुए बड़प्पन के साथ कहा, तुम क्या बक रहे हो रूपन? अपना रहन सहन शिवपालगंज के बहाने बिगाड़ना कोई अच्छी बात नहीं। धरती पर सिर्फ एक शिवपालगंज ही नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए सारा मुल्क पड़ा हुआ है। रूपन मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। वे भुनभुनाए, मुझे तो लगता है दादा, सारे मुल्क में यह शिवपालगंज ही फैला हुआ है। प्रिंसिपल साहब को बड़ी विपत्तियां झेलनी पड़ी। परसों डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जांच करने आएंगे। डाक बंगले पर सारा इंतजाम करवाना होगा। उन्होंने कॉलेज के क्लर्क को कुछ आदेश दिए। वे दरवाजे पर खड़े खड़े उसे आदेश देते रहे। वह कुर्सी पर बैठा हुआ कच्चे आम की ठंडाई पीता रहा और पूरी बात सुनकर बोला, ऐसे चिड़ीमार रोज़ ही आया करते हैं, हम कहाँ तक उन्हें के पीछे घूमें। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क को दोस्ताना तौर पर बताया कि डिप्टी डायरेक्टर खुश होकर हमारा कोई फ़ायदा भले ही ना करा पाए, बिगड़कर बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं। इस विषय पर उन्होंने एक लघु वार्ता प्रसारित की, किंतु क्लर्क पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। उसने चुपचाप ठंडाई का गिलास खाली कर दिया, फिर तृप्तिपूर्वक एक भौड़ी डकार ली, जिसके पीछे बरसों की मुफ्तखोरी और बदहज़मी का हाथ था, और कहा, चाचा के होते हुए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाचा अर्थात वैद्य जी। प्रिंसिपल समझ गए कि क्लर्क आज निकम्मापन झाड़ रहा है और उसे काम करने पर मजबूर किया गया तो बेंच पर लेट जाएगा।
और पेट के पुराने दर्द की शिकायत करने लगेगा। उस हालत में वह कल भी काम न करेगा, उनका ही भरोसा है, कहकर वैद्य जी की अनावश्यक चापलूसी करते हुए वे बाहर निकल आए। वहाँ उन्होंने अपने विश्वास के मास्टर को बुलाकर वही आदेश देने चाहे, पर पता चला वह मास्टर एक लड़की के साथ शहर में सिनेमा देखने गया है। अभी तक एक मालवीय ही थे, अब उन्होंने भी वही लाइन पकड़ ली है। प्रिंसिपल ने ज़ोर से कहा, कल का प्रबंध किस आदमी को सौंपा जाए। यह सोचते सोचते उन्होंने किसी अज्ञात व्यक्ति और किसी काल्पनिक परिस्थिति को अवधि में मनमानी गालियाँ सुनानी शुरू कर दी। इस पर उनका चपरासी खड़ाऊदार पाँवों और चंदन से लिपे पुते मत्थे के साथ उन पर घृणा की निगाह डालता हुआ सामने से खटर पटर की बवंडर में निकल गया। जब वे वैद्य जी के घर की ओर जा रहे थे, मौसम के पहले आंधी पानी ने उनका रास्ता रोका। उनकी आंखों में धूल भर गई। सड़क के किनारे पर तंबोली की दुकान का छप्पर उड़ा और उनके कंधे को छूता हुआ सड़क पर ढेर हो गया। धूल धक्कड़ में उनका पांव गोबर के एक छोत पर पड़ गया, जिससे उनकी चप्पल और टखने नाइट्रोजन के भंडार में समा गए। प्रिंसिपल ने खन्ना मास्टर को गाली दी, फिर गरज और बिजली के साथ ओले पड़ने लगे। उन्होंने खन्ना मास्टर को दूसरी गाली दी और 2-3 लोगों को धक्के देते, एक कुत्ते की दुम रौंदते हुए वे एक चाय की दुकान में घुस गए। आंधी पानी और ओलों का तमाशा खत्म हो जाने के बाद वे धीरे धीरे वैद्य जी के मकान की ओर चले। रास्ते में मिलने वाले किसान की यही चर्चा कर रहे थे कि खलिहान से जो फसल अभी घर नहीं आई है वह चौपट हो जाएगी, पर उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उनके पैर में गोबर लगा हुआ था और उनके लिए संसार की यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी। सड़क पर जाने वाले प्रत्येक किसान को देखकर वे सोचते, अब यह मेरा पैर देखकर हंसेगा, पर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। प्रिंसिपल साहब वैद्य जी के घर पर पहुंचे। बैठक का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने कुंडी खटखटाकर खोलने का इशारा दिया। उसे शायद धूल से बचने के लिए बंद कर दिया गया था। दरवाज़ा खुलते ही तख्त पर वैद्य जी, बद्री पहलवान, सनीचर और छोटे बैठे हुए नजर आए। उन लोगों के चेहरे गंभीर हो रहे थे। वैद्य जी ने इशारे से प्रिंसिपल साहब को अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने जवाब में अपनी चिरपरिचित उत्साहपूर्ण भाषा में बताया कि 1 लोटा पानी मंगवाइए, पैर धोकर ही अंदर आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पैर गरु माता की टट्टी में पड़ गया है। इस मजाक पर कोई भी नहीं हंसा। सनीचर ने उठकर उन्हें चुपचाप पानी का 1 लोटा पकड़ा दिया। प्रिंसिपल साहब झेंप से दांत निकालते हुए अंदर आए और वैद्य जी के पैर छूकर उन्हीं के पास बैठ गए। बद्री पहलवान ने पूछा, क्या रंग है प्रिंसिपल साहब? अपना रंग तो हमेशा ही चोखा है। उन्होंने हिम्मत करके मजाक का दूसरा प्रयास किया। अपने रंग बताइए, बारात में कब तक चलना होगा? जवाब में बद्री पहलवान ने एक प्रश्न भरी निगाह उनके मुंह पर डाली, जैसे वे बारात का मतलब ना समझते हों। वैद्य जी ने कहा, किसकी बारात प्रिंसिपल साहब? हमारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की। गांव में ही जाना है तो क्या हुआ, बारात तो बारात है। मैंने भी एक सिल्क का कुर्ता नपवा लिया है, दाम तो तुम्हारी ही जेब से वसूला जाएगा। क्यों मैनेजिंग डायरेक्टर साहब? प्रिंसिपल साहब ने बद्री पहलवान से हंसते हुए पूछा। इतनी देर खींच और चिढ़ में रहकर वे अब फिर हल्के हो रहे थे। बद्री पहलवान छोटे से कोई बात करने लगे। उन्होंने प्रिंसिपल की बात सुनना ज़रूरी नहीं समझा। वैद्य जी ने कहा, बद्री का तो इस वर्ष विवाह हो नहीं रहा है। आप किसके विवाह की बात कर रहे हैं? क्यों, गयादीन जी की। वैद्य जी ने हाथ उठाकर उनकी बात पूरी नहीं होने दी। कहा, आप भी शत्रुओं के बहकावे में आ गए, बड़े खेद की बात है। प्रिंसिपल साहब ताज्जुब में पड़ गए। सारे गांव में बद्री और बेला के ब्याह की चर्चा हो रही थी और शत्रुओं ने गयादीन जी की कन्या को बदनाम करने के लिए ही ये अफवाहें उड़ाई थी। आप स्वयं जानते हैं, बेला साक्षात देवी है और बद्री सब प्रकार से निष्कलंक है। उस दिन शहर से आकर मैंने पूछताछ की तो पता चला इसके पीछे भी शत्रुओं का कुचक्र है। मैंने कहा, कन्या के हित में अब यही अच्छा है कि इस प्रसंग को भुला दिया जाए। बेचारे गयादीन जी तो इस अपवाद से डरकर शहर भाग गए हैं। अपनी कन्या का विवाह वे वहीं पर किसी से कर रहे हैं। धन्य है, यह गांव भी अद्भुत है। बद्री पहलवान उठकर बाहर चले गए थे।
छोटे दूसरी ओर देखते हुए अपनी खुली हुई जांघ पर दाहिना हाथ फेरने लगे थे। अपने गंवारपन को उजागर करने का उनके पास यही अचूक नुस्खा था। सनीचर ने प्रधान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए कहा, इस गांव को मैं ही ठीक करूंगा। अभी मुझे प्रधान बने दिन ही कितने हुए हैं। मेंढक को भी जुकाम होने लगा है, सोचकर छोटे ने फर्श पर पिच से थूक दिया। सब लोग कुछ देर चुप बैठे रहे। वैद्य जी ने फिर कहना शुरू किया, किसी की कन्या के विषय में सोच समझकर बोलना चाहिए। पता नहीं किस शत्रु ने अफवाह उड़ा दी थी कि बद्री स्वयं गयादीन के घर से संबंध करना चाहते हैं। छोटे ने अपनी जांघ पर हाथ फेरना बंद कर दिया। कहा, मैं कुछ बोलूँगा तो बुरा मानोगे महाराज। तुम मूर्ख हो, तुम्हारी शोभा तभी तक है जब तक तुम कुछ बोलते नहीं। वैद्य जी कड़े होकर बोले, तुम्हें लोगों ने लड़कपन में आकर मनमानी बातें फैलाई हैं और गयादीन जी को अपमानित किया है। अब शांत हो जाओ, उनकी कन्या का सकुशल विवाह हो जाने दो। बस अब यह बात समाप्त हुई। यह प्रसंग दोबारा न उठना चाहिए। यह कहकर वे मसनद के सहारे लुढ़क गए, जैसे किसी मुगल बादशाह ने किसी गुलाम को देश निकाला दे दिया और अब कोई बात न सुनना चाहता हो। बैठक की खामोशी अस्वाभाविक हुई जा रही है। प्रिंसिपल ने, जो हमेशा जोश में रहते थे, सोचा इस मौके पर कुछ मेरा भी कर्तव्य है। जैसे कुछ भी न हुआ हो, इस तरह अतीत की सारी घटनाओं पर कूंची फेर कर वे सनीचर की ओर मुड़े और बोले, और तुम्हारे क्या रंग है प्रधान जी? बदरंग हैं, उसने कहा। आपके आने के पहले वही तो बात हो रही थी। जोगनथवा कल शहर गया था। सुनते हैं वहाँ उसे पुलिस ने 109 में बंद कर दिया है। बेचारा स्टेशन पर दारू पिए हुए एक बेंच पर लेटा था। सनीचर ने कहा, एक पहाड़ा जैसा लिखा गया है रिपोर्ट में। खबर मिलते ही बद्री भैया के साथ वहाँ आज मैं भी दौड़ा गया था। प्रधानी में यही झंझट है। 2 दिन से दुकान खुलने की नौबत नहीं आई। बद्री भैया ने थाने पर पूछा तो उन्होंने बताया कि 109 का पक्का केस है। प्रिंसिपल ने सोचा, प्रधान हो जाने के बाद साल अंग्रेजी छांट रहा है। केस कहता है। कहा कि यह एक खंडहर में छिपा था। इसके साथ 2-3 आदमी भी थे। पुलिस की ललकार सुनकर वे भाग गए। यह पकड़ा गया। इसका नाम पूछा तो सही नाम नहीं बताया। कभी राम प्रसाद बताया, कभी श्याम प्रसाद। आखिर में कहा कि मेरा नाम जोगनाथ है। पूछा गया कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो आए साएं बकने लगा। अपने वहाँ होने की कोई वजह नहीं बताई। प्रिंसिपल साहब बोले, और उसका वहाँ पर कोई जीविका का साधन नहीं नज़र आया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास सेंध लगाने वाला एक लोहे का टुकड़ा मिला। छोटे पहलवान इतनी देर बाद बोले, एक टॉर्च भी निकली। सनीचर किलकारी मारकर हंसा, बोला, तो समझ लो प्रिंसिपल साहब, जोगनाथ इसी पहाड़े में फंस गया है। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए हम लोग लौट आए। कल फिर जाना पड़ेगा। जमानत का चक्कर है। सोचता हूँ जब रोज़ रोज़ यही करना है तो दुकान बंद ही क्यों न कर दूँ। प्रिंसिपल साहब गौर कर रहे थे कि सनीचर अपनी दुकान का बार बार हवाला दे रहा था। उन्होंने जानबूझकर उसे अनसुना कर दिया और वैद्य जी से कहा, बद्री पहलवान कल शहर जा रहे हो तो शाम तक लौट आवे। परसों खन्ना वाले मामले में जांच होगी। वैद्य जी ने सिर हिलाकर कहा, मैंने कह दिया है। दोस्तों, राग दरबारी उपन्यास का भाग 34वां पूर्ण हुआ और इसी क्रम में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे साथ इस सफ़र में आगे बढ़ें। धन्यवाद।